में क्या होता है कि जब तक इंसान का शरीर जिंदा है तब तक उसका ऑरा लॉक रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। कभी भी उस पर किसी भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी उसे टच नहीं कर सकती, चाहे वो पूरी रात शमशान में भी क्यों ना खड़ा हो जाए। चावल एक सबसे बड़ा प्रतीक है एनर्जी को जागृत करने का। अगर कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, चावल के ढेर पर लेटा दिया जाए ना, तो उसकी 50% एनर्जी रिमूव हो जाती है। चावल में इतनी ज़्यादा पावर होती है। बिजनेसमैन थे, जूते चप्पल की शॉप थी उनकी, इनके पापा से ही चली आ रही थी। वो को शौक था महंगी महंगी चीज़ें लेना, फिर बहुत सारे पैसे को खर्च करना, वेस्ट करना, अपने शौक पूरे करना। तो इस चीज़ को लेकर के उनके घर में हमेशा कलेश हुआ करता था। जयपुर में एक पंडित मिलता है उन्हें, तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी चीज़ दूंगा और तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। तांत्रिक कहते तुम अब इसे नहीं छोड़ सकती हो, ये आ तो गया है, जाएगा अपनी मर्जी से। पैसे तो इसके पास इतने ज़्यादा आ गए लेकिन सुकून नहीं था। प्रॉब्लम तो बुलाई थी और दोनों का एक साथ सॉल्यूशन भी हुआ। ओके, तो शॉर्टकट के चक्कर में इन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी और तांत्रिक को इसके मुंह बोले मतलब पैसे भी मिले थे, वो पकड़ ले तो इस तरह से नहीं छोड़ते। अगर उनको बुलाया जाए तो उसको वापस जाके प्रॉपर्ली उसी स्थान पे बिठाया गया जहाँ पे इन्होंने साधनाएं की थी। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पंपकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज के हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हैं, एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं जो द स्पिरिट हंटर्स के नाम से बहुत फेमस है। यस, तो हमारे साथ जुड़े हैं अंकिता जी और अक्षय जी। हेलो अंकिता जी, अक्षय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करूँगी इस हॉरर पॉडकास्ट में। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप आपके बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आपका इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी डिग्रीज आप दोनों के पास है और बहुत कुछ आपका जो वर्क है वो बहुत फैला हुआ है आपका काम। तो मैं चाहूँगी आप खुद आप दोनों का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सिकेरी है और मैं लोगों को जीना सिखाता हूँ और उनके अंदर से डर निकालता हूँ। आजकल लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि हमारे आसपास कोई है, नेगेटिव एनर्जी है। तो मैं उस पे वर्क करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ कि अपने अंदर गोल्ड पार्टिकल को कैसे एक्टिवेट करें ताकि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो सके। बस इतना सा छोटा सा काम है, यही डिवाइड हो गया है बड़े लेवल पे। बाकी अंकिता जी बताएंगी क्या करती है। बिल्कुल बिल्कुल। जनरली फेस रीडर हूँ। एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट होता है जिसमें आपको फेस रीडिंग बताया जाता है। उसमें एक उसकी प्रॉपर्ली पढ़ाई होती है कि उसमें आपके बॉडी के पार्ट्स को देख के और बनावट को देख के, मूल्स वगैरह, इन सब चीज़ों को देख करके एक प्रेडिक्शन किया जाता है। पर मैं जो फेस रीडिंग करती हूँ ये इससे तो रिलेटेड है ही, पर मैं माता बगलामुखी की शादिका हूँ, महाविद्या माता बगलामुखी। और मुझे अब 10 साल होने वाले हैं उनकी साधना करते करते, और इस फील्ड में 7 साल हो चुके हैं मुझे काम करते करते। तो इसमें जनरली मैं ये करती हूँ कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम का पता नहीं चलता, कुछ नहीं भी ठीक है और सारी चीज़ें ठीक है, फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई है। तो उस वक्त पे वो मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं, केवल अपने फेस की अनफ़िल्टर्ड और क्लोज़अप फ़ोटो। उसे देख कर के मैं पता नहीं, इसे बहुत से लोग माइंड रीडिंग का नाम देते हैं, पर माइंड रीडिंग में आप किसी के पास्ट और प्रेजेंट का नहीं पता कर सकते हो एग्जैक्टली कि किसी को क्या प्रॉब्लम हुई थी या हुई है। तो वहाँ पे ये देखा जाता है, वो उसे हम स्कैनिंग का वर्ड देते हैं, ठीक है। प्रॉपर्ली वो स्कैनिंग ही होती है कि उसको क्यों प्रॉब्लम है, कितने सालों से है, और अगर उसकी फैमिली में कोई दिक्कत है तो वो भी बताया जाता है कि उसकी फैमिली में ऐसी दिक्कत है, एंसेस्टर्स से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, जैसे कहते हैं ना फैमिली कर्स, जनरेशन कर्स। तो जो भी चीज़ें होती है वो निकल कर आती है। अगर कोई चीज़ नहीं होती, बहुत सारे लोगों को सिज़ोफ्रेनिया भी होता है, जैसे कि किसी के होने का एहसास होना, डर लगता है ना, तो बहुत सारी बीमारी भी होती है। तो हम सबसे पहले उसमें देखते हैं कि जनरली उसे प्रॉब्लम है भी या नहीं है, तो उसका ट्रीटमेंट सर करते हैं अपनी तरीके से। और ये फिर सर साइकोलॉजिस्ट है। जी, तो लोगों को लगता है अगर भूत है तो ये कहते हैं हाँ तुम्हारे को भूत है, और वो अपना ट्रीटमेंट भी करते हैं, वो ठीक भी हो जाते हैं, है ना। और अगर मुझे लगता है कि हाँ कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ है या फिर कोई एनर्जी है जो उन्हें परेशान कर रही है, वो एनर्जी बाहर की भी हो सकती है, उनके खुद के घर की भी हो सकती है, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि एक्चुअल में उसके साथ कौन सी एनर्जी कंबाइंड हो रही है, कौन सी एनर्जी इंटरेक्ट हो रही है, जुड़ी हुई है, कैसे आई, किस वजह से आई, कितने सालों से है, और क्या क्या वो प्रॉब्लम दे रही है उस इंसान को। वो सारी चीज़ें बताने के बाद में फिर हम उसका क्योर करते हैं। तो थोड़ा क्योर करने का प्रोसेस ऐसा होता है कि कोई कितने भी टाइम से, कितनी भी बड़ी एनर्जी से परेशान क्यों ना हो, हम उसकी एनर्जी को उसकी बॉडी से रिमूव कर भी देते हैं।
करने के बाद एक हमारा प्रोसेस होता है, जैसे उसकी बॉडी से तो एनर्जी को हटाने में आधे घंटे लगते हैं, आधे से 1 घंटे में कोई भी एनर्जी हो कितनी बड़ी वो रिमूव हो जाती है। पर उसके बाद फिर उस एनर्जी को जब हम अपनी तरफ बुलाते हैं तब उसके लिए फिर हवन होते हैं माता मंगलामुखी के। इसमें क्या होता है, हम ब्रह्मपाश लगाते हैं। ओके। ब्रह्मपाश एक ऐसी टेक्निक है, मंत्रास के थ्रू हम लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक इंसान का शरीर जिंदा है तब तक उसका ऑरा लॉक रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, कभी भी उस पर किसी भी ब्लैक मैजिक का असर नहीं होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी से टच नहीं कर सकती, चाहे वो पूरी रात शमशान में भी क्यों ना खड़ा हो जाए। फील जरूर होगा कि है कुछ, क्योंकि फीलिंग्स किसी को आप नहीं रोक सकते किसी की, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ उसे हार्म नहीं कर सकती है। तो ये ब्रह्मपाश हम उसके ऊपर लगाते हैं तो उससे वो एनर्जी से वो सेफ हो जाता है। फिर उसके बाद 40 डेज के रेगुलर हवन चलते हैं जिसमें उस स्पिरिट की आत्मा को हील किया जाता है। जब वो हील हो जाता है तो हील होने के बाद में ना तो वो उस योनि में बसता है, वो अपने आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। बिल्कुल। ना वो रहता है ना परेशान करता है, थोड़ा टफ ज़रूर है लेकिन हाँ हो जाता है। ओके। अब आप ये कह सकते हो परमानेंट सॉल्यूशन। ओके। तो पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका जो नाम है द स्पिरिट हंटर्स, उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर के पीछे क्या रीज़न है? रीज़न कुछ नहीं है, बस जनरली हमने लिख रखा है। अच्छा, जनरली लिखा है। मुझे लगा कि उतने केसेस आपने सॉल्व किए हैं। 37 नहीं, या फिर आपका कुछ जो न्यूमरोलॉजी होगा उससे रिलेटेड ऐसे कुछ? सिर्फ एक ही चीज़ में बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल बताइए। 3 नंबर जुपिटर का है, ओके। ठीक है, और जुपिटर ही प्रोटेक्ट करता है अर्थ को, जो उसके सराउंडिंग जो भी चक्र है, जी। ठीक है, जुपिटर के, तो वो कोई भी चीज़ पृथ्वी पे नहीं गिरने देता। उसका गिरटिव पावर ना बहुत ज़्यादा है, तो वहीं पे रोक देता है वो। जुपिटर हमारे सनातन धर्म में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है उसको, कि वो सबसे बड़ा ग्रह है और देवताओं का भी ग्रह मानते हैं उसको। जैसे श्री हरि नारायण हो गए, उनका ग्रह है। बृहस्पति गुरु भी हैं, वो गुरु का काम करता है अपना। उसका 3 का मतलब तो ये हो गया, और 5 का मतलब हो गया 5 का, बुध का नंबर है ये। ओके। और बुध हमें टेक्निक देता है, बुद्धि देता है, टेक्निक देता है कि कैसे उसको काम करें, कैसे लोगों पे वर्क करें। जी। और 7 नंबर होता है केतु का, ओके। और केतु का मतलब ये है कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। और 7 नंबर एक तरीके का रहस्यमय नंबर भी है, जी। उसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कितना भी बड़ा रहस्य क्यों ना हो, वो डिकोड कर लेता है। बराबर। ऐसे ही सीक्रेट था आपने पूछा, डिकोड कर लिया मैंने, यस। हमने ये सोचा था ना तो हमसे कोई पूछेगा नाम किसी का बनने नहीं। मेरे दिमाग में एक्चुअली पहले वही है कि नंबर का राज क्या है, क्या ये नंबर बदलता है? ये मतलब आपने उतने केसेस सॉल्व किए हैं इसलिए आपने लगाया है? उससे ज़्यादा सॉल्व किए, बहुत ज़्यादा केसेस। नहीं, ये नंबर कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि नंबर ये भरोसे का नंबर है। ओके। ये ट्रस्ट दिलाता है लोगों को कि हाँ सच में काम होता है बराबर। और सच में ये चीज़ होती है। अभी आपने कहा जैसे 7 नंबर केतु का नंबर है, राइट? वो किसी की सुनते नहीं है, या जो एक बार ठान ले वो करते हैं। तो 2 7 नंबर वाले लोग अगर एक साथ आते हैं तो क्या होता है? डबल धमाल। वो एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। नहीं सुन, वो जो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं 777, तो फिर वो ब्रह्मांड पे राज कर सकते हैं अगर 777 है तो, क्योंकि ब्रह्मांड नंबरों पे चलता है। कॉस्मिक एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो, उसी को गॉड बोलते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी साधना करते हैं ना, वो उसी को साधते हैं, ओके। उसी एनर्जी को साधते हैं और अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, उसी को गॉड बोलते हैं। वो इन्फिनिटेड है ब्रह्मांड में, गॉड का कोई वो नहीं है, छोर नहीं है, मोल तो नहीं है, अंश नहीं है, याद भी नहीं है। नसुल बात है। सबसे बड़ा गॉड वो है ना। और जो हमें दिखता है सूर्य भगवान को बोलते हैं। पृथ्वी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है सूर्य। अगर वो ना हो तो पृथ्वी पे नेगेटिव एनर्जी इतनी भर जाएगी कि पूछो मत, लोग पागल होने लग जाएंगे, लोगों के अंदर सब कुछ सड़ने लग जाएगा। आपने देखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आता अमावस्या के दिन, होता तो है, चंद्रमा पे आता तो है, लेकिन वो ऊपर की साइड रहता है, नीचे की साइड पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम अमावस्या बोल देते हैं।
तो अमावस्या बोलते हैं ना, उस दिन कितनी नेगेटिविटी रहती है पृथ्वी पे, कितनी सारी लोग तंत्र क्रियाएँ करते हैं ताकि उसमें तंत्र क्रिया में क्या होता है कि जागृत करते हैं भूत प्रेतों को, जो बोलते हैं भूत प्रेत होते हैं, सच में होते हैं भूत प्रेत, एनर्जी होती है। अगर किसी को भी कोई कहता है कि नहीं होते हैं ना, तो उसको आप शमशान में ले जाके परफ्यूम लगा दो और कुछ मीठा वीठा खिला दो, मेहंदी खिला दो। खिलाने मैं मेहंदी खा भी सकता है लगा भी सकता है, कोई नहीं। बहुत लोग खाते भी हैं। वो मैं फील करेगा, डेफिनेटली फील करेगा, वो होता है क्योंकि एनर्जी एक्सिट करती है, जब पॉजिटिव करती है तो नेगेटिव भी है। एनर्जी है। अब मैं हूँ, आप हैं, हम दोनों का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, बिल्कुल। ठीक है। तो यही होता है, एनर्जी तो एक है, लेकिन किसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। अच्छी एनर्जी भी बुरी तरह से सोचती है, उसको नेगेटिव बोल देते हैं। अच्छा भी तो इंसान भी तो बुरा कर सकता है कभी भी। एनर्जी एक है, लेकिन उसको डिवाइड कर दिया है। प्लस के बिना माइनस नहीं, माइनस के बिना प्लस नहीं है। और जहाँ पे प्लस होगा ना, वो नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है ज़्यादातर। तो जो पॉजिटिव इंसान होगा ना, उसके आसपास नेगेटिव लोग भी होंगे, मतलब नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी वो, क्योंकि वो उसमें मिलना चाहता है, शामिल होना चाहता है, वो भी मोक्ष की तरफ जाना चाहता है। इसलिए नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, जैसे कि आत्मा, लोग कहते हैं कि आत्मा क्या होती है। आत्मा ये होती है, अब आपने सूर्य का प्रकाश वे में आता है ना, और जब वो पृथ्वी पर आता है तो किसी चीज़ से टकराता है तो पार्टिकल में चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो आत्मा जब वो पार्टिकल में चेंज होता है ना, तो उससे आत्मा का निर्माण होता है। एनर्जी मतलब डिवाइड हो गया, वो दूसरी फॉर्म में डिवाइड हो गया। जब वो दूसरी फॉर्म में डिवाइड होता है तो सूर्य की एनर्जी ही हमारे अंदर आत्मा का काम करती है। इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम आग पे पानी डालते हैं ना, तो भाप बन जाती है, तो वो भाप भी आत्मा ही है। अगर उसको इकट्ठा करेंगे तो उसमें जीवन उत्पन्न हो जाएगा। ओके। इस तरीके से वर्क करती है ये सब चीज़ें। तो हम इसी को ही डिवाइड करते हैं, हम इसी मेथड पे वर्क करते हैं। हमारी जो थ्योरी रहती है ज़्यादातर सूर्य से रिलेटेड रहती है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे रहती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे रहती है। इसमें कैसे ब्रेक करें एनर्जी को। भूत होता है, भूत जो चला गया है ना, उसको भूत बोलते हैं। और भूत बनता कैसे है कि डीएनए, हमारे डीएनए से कनेक्ट होता है सब कुछ। हमारी एनर्जी डीएनए है। अब हम मर गए, लेकिन डीएनए तो बचा है ना। आपका जो वंशज है वो तो जिंदा है ना, उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी कनेक्ट तो हो रही है, तो वो रिफ्लेक्ट करती है सब कुछ। इसी का ही है सब कुछ, यही भूत प्रेत होते हैं। और कोई भी तांत्रिक तो जानते तो हैं नहीं, उनके पास टेक्निक नहीं है, लेकिन उनको सिखा के जो चले गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं है। बस चावल का यूज करते हैं वो, और चावल से ही एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी के माध्यम से वो छोड़ते हैं लोगों पे। चावल एक सबसे बड़ा प्रतीक है एनर्जी को जागृत करने का, है ना। अगर कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित है, पीड़ित है जैसे ना, अगर उसको चावल के ढेर पे लिटा दिया जाए ना, तो उसकी 50% एनर्जी रिमूव हो जाती है। चावल में इतनी ज़्यादा पावर होती है। जो उसकी कुंडलिनी डिसबैलेंस है, वो अगर चावलों पे 15 से 20 दिन लेट जाए, उसकी कुंडलिनी बैलेंस ठीक हो जाएगा। लेकिन उस चावल का बाद में क्या करेगा इंसान, वो चिड़ियों को खिला दे ताकि वेस्ट ना करे, है ना। वो जो चावल पूजा में भी चावल को पहला महत्व दिया गया है। चावल एब्जॉर्ब करता है ना नेगेटिव को। जैसे नवरात्रों पे कलश स्थापना भी होती है, और नारियल के नीचे भी रखते हैं, या फिर कुछ लोग कलश के नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब नवरात्रि में 9 दिन पूजा होती है, तो सबसे पहले कलश रखने के पहले सरसों के दाने, पीले सरसों के दाने अपने पूरे घर में डाला जाता है कि जो भी नेगेटिविटी है दूर रहे कलश बिठाती बार या कलश के स्थापना के वक्त में। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी कलश बैठने के बाद आती है, तो वो उसमें ही ऑब्जर्व होती चली जाती है। तो इसमें यही होता है कि जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं वो फलित होती है ना। इसका ये भी कारण है। अष्टदल भी बनाते बहुत लोग चावल से, इसका भी यही कारण होता है। तो जैसे अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी जी। कि हम इसी चीज़ पे ही वर्क करते हैं कि अगर लोगों ने कहा है तो क्यों कहा है, उसका रीज़न क्या है। हमारी मेन रिसर्च इसी पे ही चलती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ चावलों का ही। आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, जो मोबाइल को पानी में डालिए, पानी से निकाल दीजिए, उसको आप चावल पे रखिए 1 से 2 दिन, जी उस मोबाइल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाली थी। मतलब पावरफुल है चावल। हाँ जी है। अगर जैसे
कहते हैं ना पानी में फ़ोन गीला हो गया, फिर कैमरा ख़राब हो गया, तो आप जनरली 1-2 घंटे डाल के रखो चावल के ढेर में, वो सारा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। सेम ऐसे ही ये नेगेटिविटी को भी एब्ज़ॉर्ब करता है। ये हमारी बॉडी अमर होती है। अगर हमारी बॉडी में 70% पानी ना होता, जल ना होता, तो जब जल दूषित होता है ना, तो आत्मा भी दूषित हो जाती है, इसलिए उसको छोड़ देती है। क्योंकि आत्मा कंबाइंड है अग्नि और जल की। अग्नि और जल से आत्मा बनी हुई है। बराबर, आपने ठीक है। थोड़ी देर पहले कहा। हाँ, तो इसी वजह से ये, अगर इसमें पानी ना हो, इसमें कोई दूसरा लिक्विड से बनी होती ना, तो हम और जी सकते थे। अभी आप साइकोलॉजिस्ट तो है ही, साथ ही आप स्पिरिट हंटर्स हो, तो आपने इतने सारे केसेस अभी तक सॉल्व किए हैं, तो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ जो आपके लिए बहुत कठिन रहा हो। नहीं, केस तो हम सोल्व करते हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत होते हैं, लेकिन लास्ट में मेरे साथ हो जाता है गलत। अच्छा। गलत ऐसे होता है कि अगर फीमेल एंटिटी होती है ना, तो वो इम्प्रेस हो जाती है, वो पीछे भी आ जाती है, उसके लिए मैं हूँ। वो जानना नहीं चाहती है। नहीं, उसके लिए मैं हूँ, काफ़ी हूँ। मैम है ना बात। तो मैम बताएगी, मैम अच्छा बता सकती है मुझसे। केस तो मैं ही सोल्व करता हूँ लास्ट में, लेकिन मैम अच्छा बताती है, इसी बता। बेइज्जती कर दी। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा यक्षिनी, यक्षिनी, यक्षिनी। जी। आज फर्स्ट टाइम आपको स्टोरी मिलेगी जो है यक्ष की। यक्ष। जी, अगर फीमेल है तो मेल भी है ना? तो हमेशा फीमेल को ही आगे क्यों रखा जाए, जैसे मैं रहती हूँ। तो इस बार यक्ष की स्टोरी सुनाती हूँ आपको, जो केस हमने किया था। अब यहाँ पे जो स्टोरी थी ये जयपुर की थी। जयपुर में एक बिजनेसमैन थे, तो उनका जूते चप्पल की शॉप थी उनकी, उनके पापा से ही चली आ रही थी वो। तो जब वो मतलब 23-24 साल के हुए, तो उनका कहते हैं ना कि वो देखते थे कि उनके पापा ने कितना स्ट्रगल किया है, और उनको शौक था महंगी महंगी चीज़ें लेना, फिर बहुत सारे पैसे को खर्च करना, वेस्ट करना, अपने शौक पूरे करना। तो इस चीज़ को लेकर के उनके घर में हमेशा कलेश हुआ करता था। तो एक बार जयपुर में एक पंडित मिलता उन्हें, जो कि पहाड़ों पर से आया था, नाम नहीं लूँगी मैं बिल्कुल भी यहाँ पे, तो पहाड़ों के थे वो। तो उन्होंने ये कहा कि तुझे अगर दिक्कत है तो तू चल सकता है मेरे साथ, मैं वो तुझे। पंडित काफी फेमस है। नहीं, अच्छा। मतलब एक होता है ना, आपने देखा होगा तांत्रिक जो तैयार वैयार होकर के घूमते हैं, तो उसमें कुछ सही भी होते हैं, 90% गलत भी होते हैं, है ना? तो एक की वजह से सब बदनाम है, तो वो मिलता है ऐसे ही। तो उन्होंने कहा कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे ऐसी चीज़ दूंगा कि तू समझ नहीं पाएगा और तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो उसके एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ। उसने कहा मैं भी चलूँगी क्योंकि मुझे भी चाहिए, और हम दोनों के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम शादी करेंगे, आराम से रहेंगे। मतलब एक होता है ना, थे तो दोनों ही 24-25 साल के ही। तो उसके बाद पैसे कमाने की भी बहुत इच्छा थी उनको, लेकिन शॉर्टकट में कह सकते हैं ना कि राहु वाला दिमाग इसे कहते हैं, कि हमेशा 2 नंबर से या छोटे शॉर्टकट से पैसा कमाना ज़्यादा चाहते वो। तो वो दोनों निकल गए, उसके साथ में पहुँचे वो पहाड़ पे। तो वहाँ पे वो एक पत्थर के नीचे रहा करता था। तो उसने कहा कि तुम्हें यहीं पे रहना होगा 21 डेज़ के लिए। तो लड़का था, लड़के से कहा कि तुम लड़की की तरफ नहीं देखोगे, पता भी नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ पे है, और लड़की से कहा कि तुम्हें भी नहीं पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे है। ठीक है, अब क्या होता है, लड़के को यक्षिनी की साधना देता है वो, और लड़की को यक्ष की साधना देता है वो। 2 लोग एक साथ जाते हैं, लेकिन दोनों 2 छोर पे रहते हैं। ना 21 डेज़ उसने उसे देखा, ना 21 डेज़ उसने उसे देखा। अब इनकी साधना चलती रहती है, इनकी यक्षिनी तो सिद्ध हो नहीं पाती है, ये 4-5 दिन में डर के भाग जाते हैं, लड़की करती है। तो अब ये बाउंडेशन उनको दी गई थी कि एक दूसरे को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं तो वो जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो आपको बहुत परेशान करने वाली है। ये 3 दिन में ये घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, और उसी तांत्रिक से कहता है कि मैं ये अब आगे नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अगर तूने किया है स्टार्ट तो तुझे ख़त्म भी करना होगा, नहीं तो वो तुझे ख़त्म करेगी, वो नहीं छोड़ेगी तुझे। तो वो 2-3 दिन वेट करता कि क्या पता लड़की भी छोड़ के उठ जाए, लेकिन लड़की नहीं छोड़ती, लड़की करती है यक्ष के साथ ना। अब यहाँ पे ये बहुत परेशान होता है क्योंकि यक्षिनी रोज इसे आके परेशान करती थी। तो यहाँ उसकी पे साधना पूरी थी। अधूरी थी ना। एक तो इसने इनवाइट कर दिया, जब वो आई तो वो डर गया, फिर उसने वो आई तो उसका आना वेस्ट हो गया, चिढ़ भी जाती है शक्ति, है ना। तो यहाँ पे ये था कि वो आ तो गई, लेकिन इसको ना तो इसने उससे बात की कि डर गया बहुत ज़्यादा ये, ना तो मतलब इसे समझ में आ रहा था कि क्या करना है।
और जिस वक्त वो आती थी उस वक्त तांत्रिक नहीं होता था आसपास। मतलब इसने इसको जागरूक तो कर दिया, हाँ। पर वो आधी अधूरी साधना थी आधी और अधूरी इसको डील करना भी नहीं आ रहा था। नहीं, डील करना नहीं आया और डर भी जा रहा था ये कि उसका वो सामना नहीं कर पा रहा था। जब वो आती थी तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डर डर महसूस होता था और वाकई में एनर्जीज जब आती तो डर फील होता है। जैसे हमारे आसपास भी कोई नेगेटिव एनर्जी हो तो डर लगता है हमें, सेम वो। और ऊपर से पहाड़ी, अंधेरा, ना कहीं लाइट ना कुछ, तो जनरली सी बात है अगर कुछ फील होगा तो कोई भी डरेगा। अब यहाँ पे लड़की की साधना चलते ही बीच में क्या होता है कि ये उस पहाड़ी से ही निकल जाता है, ये सीधा अपने घर जाता है और घर जा कर के छिप जाता है। ये यक्षिनी जो थी वो रोज़ उसे आके कहती थी, मैं ना तुझे, या तो तुम मेरे साथ चल, या तो मतलब मैं तेरे साथ रहूँगी। और इस तरह से ना वो अपने आप में ही बातें किया करता था। बहुत ज़्यादा ये डर चुका था, मतलब आप समझ सकते हो पागल हो गया होगा ये। तो जब इससे कोई कुछ कहता था तो जो भी सामने आए उसको फेंक के मारा करता था। और यहाँ पे लड़की यक्ष की साधना कर ही रही थी और आफ्टर 21 डेज़ के बाद में कर लेती है वो। अब यक्ष की साधना करने के बाद दिक्कत ये हुई कि यक्ष ने आते साथ ही कहा कि मुझे बलि चाहिए। अच्छा, हाँ जी, इसको आसपास कुछ नहीं मिला, चमगादड़ की बलि दी इसने। फिर उसके बाद ये कहा कि तू जब भी काम कराएगी मुझसे, मुझे चमगादड़ का खून चाहिए। तो हर जगह चमगादड़ अवेलेबल हो नहीं सकते, तो इसने क्या किया, एक चमगादड़ को मार के फिर उसका खून बॉटल में भरती है और वहाँ से चली जाती है। तांत्रिक कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी काम लेना तुम ले सकती हो और तुम अब इसे नहीं छोड़ सकती हो, ये आद हो गया है, जाएगा अपनी मर्जी से। तुमने बुलाया अपनी मर्जी से, पर इसको जब जाना होगा ये तभी जाएगा। तुम किसी से शादी नहीं कर सकती हो, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हो, तुम घर परिवार में जो भी चाहो मंगवा सकती हो, कर सकती हो, लेकिन जीवन भर तुम्हें कुंवारी बन के रहना पड़ेगा, तुम्हारा यही पति बन चुका है। अब लड़की वापस जाती है तो सबसे पहले ये अपने शौक़ पूरे करते और इसे ये भी था कि हाँ वो कहाँ गया, उसे पता था कि वो तो घर पे ही है। तो इसने ये कहा कि पहले मैं इंतज़ाम करती हूँ, मैं फिर इसके घर जाऊँगी, क्योंकि घर डायरेक्ट भी नहीं जा सकती थी वो। इसने बहुत बार पूछताछ करने की कोशिश की तो पता चला कि वो पागल हो चुका है। तो यहाँ पे कोई उससे ये कहता है कि वो यक्षिनी की वजह से पागल नहीं हुआ है। अब जैसे उसके घर वाले लोगों से पता करते हैं साइकिक वगैरह से कि मेरा बेटा क्यों परेशान है, क्या हुआ। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि किसी रिश्तेदार ने तो तुम्हारे बेटे के ऊपर कुछ कर दिया और इस वजह से वो परेशान है। जो फैक्ट था वो कोई देख नहीं पा रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये साधना कर रहा था यक्षिनी की, तो यक्षिनी का भोग रखा जाता है। वो भोग एक हांडी में भर के उसने उसी पहाड़ी पे पेड़ के पास रखा था। अच्छा, ठीक है, अब इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि होता क्या है। अब ये लड़की जाती है तो इसको यक्ष परेशान करता है कि तुम उसकी दहलीज नहीं पार कर सकती हो। ठीक है, अब ये अपने वे में परेशान, हो अपने वे में परेशान, और पैसे तो इसके पास इतने आते हैं लड़की के पास। हाँ 3-4 महीने में इसके पास मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती है, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन ये ना पतली होती जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये यक्ष उसे टॉर्चर भी करता था। जैसे यक्षिनी किसी को टॉर्चर करती, सेम ये यक्ष का भी यही काम होता है। वो अपने दोस्तों तक से भी नहीं मिल पाती थी और किसी फ्रेंड सर्कल में जाकर के कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी, बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है। फिर रह के वो खून मांगता था, मांस मांगता था, और ये देते देते उसको परेशान हो गई थी, थक चुकी थी। पैसे तो इसके पास इतने ज़्यादा आ गए लेकिन सुकून नहीं था। और अगर ये उस लड़के के बारे सोचती भी तो वो यक्ष इसे मारा करता था, तो उसकी बॉडी पे निशान भी रहते थे। तो फिर ये उस तांत्रिक को ढूंढने के लिए एक बार कोशिश करते जाने की, तो यक्ष उसे जाने नहीं देता और ये कहा कि अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और ना ही तो कोई ऐसा है जो मुझे हटा सकता है। और फिर उसके बाद उसने लड़की ने ये ठाना कि ना तो मुझे लड़का मिला, अब ना ही, अब मैं केवल पैसे और परिवार को लेके क्या करूँगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो वो यक्ष से कहती है कि मुझे पहाड़ी पे जाना है, मैं वहीं पे अपना जीवन काटूँगी। तो यक्ष कहता है इट्स ओके, मतलब जैसे एनर्जी से बात होती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी यक्ष को। लेकिन फिर इसने सोचा कि नहीं, मैंने मेहनत की 21 डेज़ और फिर मैंने इतनी सब कुछ चीज़ें अचीव करी। तो कहते ना मोह माया छूट रहा था, ना उससे यक्ष छूट रहा था, ना बॉयफ्रेंड छूट रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे ये केस जब हमारे पास पहुँचा था तो लगभग इस चीज़ को 3 साल बीत चुके थे। अच्छा, 3 साल के बाद में जो लड़की की फैमिली होती है वो हमसे स्कैनिंग कराती है। तब मैंने उसके चाचा के बेटे ने बात की थी मुझसे और उसकी फैमिली सब साथ में थे। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा बहुत ही सीधे साधे थे, कहते हैं ना फ़ोन चलाना नहीं आता, मतलब नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। तो उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर जब मैंने उस लड़की की फ़ोटो देखी
तो जनरली जब स्कैनिंग होती है तो सब कुछ दिखता है कि वो आत्मा किस तरह से पीड़ित कर रही है, पर आत्मा एक बार यक्षिनी के फॉर्म में दिख रही थी और एक बार चुड़ैल के फॉर्म में दिख रही थी। मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जब यक्षिनी आती तो पहले आपको डरावने रूप में ही दिखती है, राइट। फिर वो अपना सौम्य रूप दिखाती है। और इसने उसी स्टेप में साधना छोड़ी थी जब इसने इस यक्षिनी ने उसे डराया था। अब ये जो यक्षिनी थी और उस लड़की के पास जो यक्ष था, ये भी दोनों जोड़े थे, ठीक है। एक ही जगह पे बैठ के दोनों इधर इधर साधना कर रहे थे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो दोनों यक्ष यक्षिनी भी अलग हो चुके थे, ओके, ठीक है। समझ गई। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे अगर लड़के को हील करने की कोशिश की जाए तो लड़की की बातें दिखे। तो यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में ये लड़की कौन है। अब उनकी फैमिली में किसी को नहीं पता। फिर उसके चाचा के बेटे को पता तो था कि हाँ इसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फैमिली के सामने बोला नहीं जा रहा था। फिर उसने कहा कि गुरिमा मैं 2 मिनट में आपसे बात करूँगा। फिर 2 मिनट बाद उसने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। फिर मैंने पूरी बातें क्लियर की जो मैंने देखा ध्यान में। तो यहाँ पे ये चल रहा था कि लड़के ने जब यक्षिनी को रुष्ट किया तो यक्षिनी इसको टॉर्चर करने आ गई थी, और जब वो टॉर्चर करती थी ना वो उस चीज़ को झेल नहीं पा रहा था। रात भर नहीं सोता था और नहा नहीं पाता था, खाना वगैरह नहीं खा पाता था। तो मतलब इस चीज़ से इसकी मेंटली जो हालत थी बिल्कुल पागलों की तरह हो चुकी थी। और इसे हर एक इंसान में वो दिखा करती थी, हर एक इंसान में। और यहाँ पे जब लड़की को देखा जाए तो ये यक्षिनी अगर हम रिमूव भी करना चाहें तो ये तब तक रिमूव नहीं होती जब तक उस लड़की के पास से यक्ष को रिमूव नहीं किया जाता। फिर इस जगह पे दोनों को कंबाइंड बिठाया जाता है, फिर दोनों की हीलिंग की जाती है। फिर जो यक्ष यक्षिनी थे इनको भी एक स्थान दिया जाता है। ये एक देवता की श्रेणी में आते हैं तो इनको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। मतलब एक कहते हैं ये पहले स्वर्ग में ही रहा करते थे, फिर इनको बाद में निकाला गया। जैसे आपने कुबेर के बारे में सुना होगा, ये भी यक्ष ही थे। तो यक्ष की बहुत तरीके से साधना होती है, बहुत सारे यक्षिनियाँ होती हैं, बहुत सारे यक्ष होते हैं, तो इनकी इस तरीके से साधना होती है। और तब इस जगह पे जब यक्ष को रिमूव किया जा रहा था तब उसने ये कहा कि मुझे लड़की की बलि चाहिए यहाँ पे। तो फिर इस जगह पे मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला कि जब ऐसे कोई कॉन्सेप्ट होता है या फिर ऐसे कोई एनर्जी जब किसी चीज़ को मांगती है तो उसका सब्स्टिट्यूट दिया जाता है, जो ऑन कैमरे पे हम नहीं बता सकते। फिर जो यक्ष होते हैं ये जो कुबेर तो राक्षस गण के वो थे, थोड़े से रावण के भाई थे। हाँ तो उनको यक्ष का दर्जा दिया गया था, लेकिन यक्ष अलग प्रजाति होती है एक तरीके से। जो पहाड़ों पे मिलते हैं इजीली, ठीक है। और अगर जैसे पहाड़ों पे कोई परिया भी सुना होगा आपने, तो अगर उनको कोई लड़का पसंद आता है तो वो गायब हो जाता है। अच्छा है क्या ऐसा? जी बता- बिल्कुल है, बिल्कुल बाद में इसके बारे में बताएं। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो यहाँ पे जब इसको हटाने की प्रोसेस हो रही थी, क्योंकि यक्षिनी को हटाना बहुत ज़रूरी था, जी लड़का बिल्कुल पागल हो चुका था। और लड़की को फिर ढूंढा गया। इसमें क्या हुआ कि दोनों ने एक साथ प्रॉब्लम तो बुलाई थी और दोनों का एक साथ सॉल्यूशन भी हुआ। तो शॉर्टकट के चक्कर में इन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। और तांत्रिक को इसके मुंह बोले मतलब पैसे भी मिले थे कि मतलब जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मेरे पास भी हो जाएंगे। तांत्रिक का तो कोई पता नहीं चला। पर अब जब यक्षिनी को रिमूव किया जाए तो वो कहे कि मुझे वो हांडी चाहिए, जिस हांडे में मेरा सामान है। अब उसकी हांडी को ढूंढने के लिए फिर उसकी फैमिली जाती है। जब उसकी वो हांडी मिलती है, उसको बाकायदा पूरा उसका श्रृंगार करता है वो लड़का, उसको मनाता है, उससे माफ़ी मांगता है, तब जा कर के वो यक्षिनी छोड़ दे। क्योंकि यक्षिनी या पिशाचिनियाँ या पिशाच वगैरह अगर किसी को पकड़ ले तो इस तरह से नहीं छोड़ते, अगर उनको बुलाया जाए तो। बिल्कुल है ना, जैसे आपने हमें इनवाइट किया, हम आए, अब यहाँ बारिश हो रही थी, अगर आप कहते कि बारिश हो रही है मैम हम नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आता हमें या फिर हमें बुरा लगता। तो सेम एनर्जीज भी इसी तरीके से होती है। तो यहाँ पे यक्षिनी को वो हांडी दी गई और यक्ष को सब्स्टिट्यूट दिया गया, ठीक है, बलि के रूप में। मतलब ये नहीं कि हमने किसी को काटा या मारा, समझ गई मैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस नाम से चीज़ें छोड़ दी जाती है कि उसको ले जाओ तुम अपने साथ। फिर उसको वापस जाके प्रॉपर्ली उसी स्थान पे बिठाया गया जहाँ पे इन्होंने साधनाएं की थी। तो फिर इस तरीके से इनके ऊपर यक्ष और यक्षिनी रिमूव हुए। तो जैसे कि लोग हमसे बहुत बार कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि आप हमें दे दो यक्षिनी साधना वगैरह,
तो जब हमारे पास है ही नहीं तो हम किसी को कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। obviously। और कभी भी शॉर्टकट के लिए या कभी भी धन के लालच में कभी भी गलत शक्तियों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी अच्छी शक्ति के पास जा रहे हो तो ऑलरेडी वो आपको वो हर चीज़ अचीव करा सकते हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी गलत शक्ति से जुड़ते हो थोड़े बहुत पैसे के लिए, तो देखो पैसा आज है कल नहीं है, पैसा आपको सारी खुशियाँ नहीं दे सकता, राइट। है ना। तो पैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है आपके ऊपर आशीर्वाद होना, वो भी डिवाइन एनर्जी का, है ना। तो कभी भी यक्ष या यक्षिणी का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। वो अपने लोक में है, उनको उन्हीं लोक में रहने दो, उनको मत बुलाओ, मेरा ये कहना है, बिल्कुल। है ना। हम लोग भी यही बोलते हैं लोगों को कि हम लोग ही नहीं, बहुत सारे अभी तक हमारे पॉडकास्ट में जितने भी रिसर्चर आए हैं या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए हैं, वो यही बोलते हैं कि छेड़ो मत। सही बात है। यस, रिस्पेक्ट करो। जैसे हमारा भी कोई अस्तित्व है वैसे उनका भी है। बिल्कुल है। कोई भी एंटिटी हो, यक्ष हो, यक्षिणी हो, चुड़ैल हो, भूत हो या तृप्त, कोई भी आत्मा। बिल्कुल। जी मनुष्य का जीवन सबसे अच्छा जीवन है, जी तो सब इसके पीछे अट्रैक्ट रहते हैं। अगर किसी को आमंत्रित करोगे ना, किसी भी एंटिटी को या किसी भी लोग की हो ना वो चाहती कि वो यहीं पे रह जाए। यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है, पृथ्वी लोक में हर कोई रहना चाहता है ना। और भगवान भी आते रहते हैं, इसका आनंद लेते हैं। देखिए मेरा एक छोटा सा ये मानना है, जब भी मैं किसी शमशान से गुजरती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि एक शमशान आने के लिए लोग इतना गलत सलत, मतलब होता है ना कि जलन, घृणा, आता है ना, ईर्ष्या, तो इन सब चीज़ों को लेके चलते। भाई लास्ट जर्नी तुम्हारी वही है, तुम कितना भी कर लो ना इस जन्म में, ये ऐसा ही रहने वाला है। बाद के जो तुम्हारे एग्जाम्स होंगे ना, उसमें पास होने के लिए हमें से हमेशा बैकअप लेके चलना चाहिए, है ना। आप हीलर हो, राइट जी। तो पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें होती है वो ये लाइफ में भी आ जाती है जी। या उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें वो यहाँ पे हमें तकलीफ देती है या पास्ट लाइफ हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करते। राइट। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और या आपने ऐसे कोई केसेस सॉल्व किए हो। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ये होता है कि जो हमारी कुंडली होती है, हमने तो पैदा हम आज हुए हैं, लेकिन हमारी कुंडली पूरे लाइफ टाइम की मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे साथ होने वाला है वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास पर डिपेंड होता है। हमारे ग्रह हमें इसी तरीके से पीड़ा देते हैं जैसे हमने किसी को दिया होगा। कहते हैं ना पिछले जन्म में तुमने बहुत बुरा किया होगा। और अगर किसी के साथ अच्छा होता है तो यार पिछले, जैसे अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सब कहेंगे ना पिछले जन्म में तुमने बहुत अच्छा कर्म किया था। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एस्ट्रोलॉजी हमारी बॉडी पे 70% वर्क करती है, जी। क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना 70% वो जल से बनी हुई है। और कोई भी ग्रह जो है पृथ्वी से जो अटैच हैं, जो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनका हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो जल पे ही पड़ता है। हमारी बॉडी की जो 70% भाग है ना, उसी पे उनका इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी जो ये राइट वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ये वाला हिस्सा कभी ख़राब भी नहीं होता इंसानों का, आपने देखा होगा, ये कभी इफेक्ट नहीं होता है। ग्रह से हमेशा इधर का इफेक्ट होगा। ये जल इधर ही है, सही जल से इधर ही हमारे अंदर, वाटर इधर ही है। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे वर्क करती है। अगर हमारा बॉडी जल से नहीं बना होता तो एस्ट्रोलॉजी हमारे ऊपर वर्क नहीं करती कभी भी। और अगर आप देखो पास्ट लाइफ में कर्म तो आ गए और वैसे ही सिद्धियाँ भी आती हैं। जैसे मैंने अभी आप पूछ रहे थे तो मैंने बताया ना कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ सिद्धियाँ की थी जो मेरी इस जन्म में भी आई हैं, जिसकी वजह से मुझे बचपन से ही फील हुआ करता था। तो सेम वही चीज़ है, आपकी जो सोल है ना ये कभी नहीं मरती। शरीर बदलता रहता है, सोल कभी नहीं मरती। जीवात्मा इतनी सी है बस, ठीक है। जब आप साधना में आगे बढ़ोगे ना तो पहले आपको अपनी आत्मा दिखाई देगी। अगर वाइट दिखती है इसका मतलब कि आपकी आत्मा प्योर है, अगर ब्लैक दिख रही है इसका मतलब आपने बहुत बुरे कदम किए, उसको आपको वाइट करना है। येलो दिखेगी तो वो तो आप ही बता सकते हो। आप सिद्ध पुरुष हो। येलो जनरली बहुत रेयर होती, करोड़ों में एक की आत्मा होती है। जनरली वाइट और ब्लैक बताती हूँ मैं, या जो भी मेडिटेशन करते हैं मतलब बिल्कुल सेम जैसे मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर बन के आता है, लेकिन आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो मेल का स्ट्रक्चर है या फीमेल का। अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, जब मैंने अपनी सोल देखी थी नॉर्मली एक स्ट्रक्चर आपका बनिए पूरा। देखते कैसे किसमें? देखिए मैं बताता हूँ क्या है ना, ये हटाई जब एनर्जी आती है, नई एनर्जी जब बनती है सूर्य से, तो उसका कोई शेप नहीं होता। जब इंसान के अंदर आती है तो उसका एक शेप बन जाता है। जब इंसान से वो डिस्ट्रॉय होती है, जब मर जाता है तो एक शेप में ही रहती है वो।
उस सेब को हमें डिस्ट्रॉय करना वो होता है जिस सेब में वो पहले फॉर्म में थी, तभी उसको मुक्ति मिलते है, ऐसा बोलते हैं। उसको देखने के लिए या तो आपके चक्रास एक्टिवेट हो या थर्ड आई एक्टिवेट हो या फिर आपका कॉन्शियस माइंड इतना एक्टिवेट हो कि उसे मतलब महसूस कर सके। तो ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ गैजेट भी होते हैं आजकल, इससे पता लगा जा सकता है कि उसे देख नहीं सकते। मैंने देखा है, मैं गोवा गई थी, हम लोग गोवा गए थे, तभी वहाँ पे बहुत सारे पोस्टर्स देखे कि आपका ऑरा क्या है ना, उसका फोटो मिलेगा आपको, स्कैनिंग करके मिलेगी। कलर्स में दिखते हैं फेस। जी जी, कलर्स वही है जैसे जो पृथ्वी है गिव एंड टेक पे चलती है। राइट, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, पूरा यूनिवर्स गिव एंड टेक पे चलता है ना। एग्जैक्टली। तो जैसे लोग पहले हमने बताया था कि ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, ब्लू मैजिक, पर्पल मैजिक सब होते हैं। ओह, ठीक है, और एक्चुअल में होते हैं। अगर किसी को बता दिया ब्लैक मैजिक है, हाँ ठीक है ब्लैक मैजिक है, कुछ नया बताओ तो उसका हमने पूरा बताया भी था, है ना, कि रेड मैजिक कैसे हुआ। ठीक है, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। शायद हम जो बताते हैं लोगों में इतनी एबिलिटी है नहीं कि वो उस चीज़ को फेस कर पाए, लेकिन हाँ जो लोग अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ को समझते हैं। तो जो रेनबो के कलर्स आपने देखे, सेम वही कलर्स हमारे ऑरा में होते हैं। बिल्कुल। सेम वही कलर्स हमारे ग्रहों में होते हैं, सेम वही नक्षत्रों में होते हैं, सेम वही हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। नसें हैं, आप देखो ना, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है, खून का कलर रेड है ना। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, दांत है, जीभ है, आँख है, कुल मिला करके आपके सेम वही कलर्स जनरेट होते हैं ना। चक्रास के भी सेम वही कलर्स हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है ना। तो ये जो ऑरे की आप बात करो ना, कलरफुल होता है, तो ये वही चीज़ है। जिस तरह से रेनबो लाइट होती है ना 7 लेयर्स की, सेम यही होता है। और जैसे हम ब्रह्मपाश लगाते हैं ना, इन 7 लेयर्स को हम लॉक करते हैं। किसी के ऑरा वीक होता है, तो ऑरा वीक कहने का क्या मतलब है, किसी ने इस चीज़ को डिफाइन किया आज तक नहीं। ऑरा वीक कहने का मतलब है कि आपके अंदर उस तत्व की कमी है। अब जैसे आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, तो लोग कहते हैं ये स्टोन पहनो। क्यों पहनो? लॉजिक किसी ने बताया? इसलिए क्योंकि उस कलर का हमारी बॉडी में इम्पैक्ट कम है, उस तत्व का कम है। किसी का गुरु खराब है, आपके बॉडी में गुरु का तत्व कम है। किसी का चंद्रमा खराब है, आपके बॉडी में चंद्रमा का जो ऑरा है वो वीक है। ओके, ठीक है, समझ तो गई। ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से ही आती है हमारी। ठीक है, और जो जीवात्मा होती है वो बस इतनी सी होती है, वो ऐसे करके, मतलब कैंडल की लाइट आपने देखी है, टिमटिमाती है। बिल्कुल वैसे ही आपकी जीवात्मा दिखेगी, जो हर बार एक नया शरीर लेती है। ठीक है, तो जिस टाइम आप जिस शरीर में होगे ना, आपको वो जीवात्मा उसी शेप में दिखाई देगी, पर मेल और फीमेल नहीं दिखता। जहाँ तक मैंने देखा है, मेरा नॉर्मली एक स्ट्रक्चर था। न्यूट्रल होता है वो। जी, उसमें ना तो कोई फीमेल का स्ट्रक्चर था ना मेल का, नॉर्मल एक शेप बनती है, वो दिखती है। ओके, ठीक है, तो पहले ये जो सिद्धि होती है, सिद्धि आपको हर लाइफ में चलती है, क्योंकि जो देवता होते हैं ना, आपके शरीर पे नहीं बैठते, वो आपकी जीवात्मा पे बैठते हैं। जी। और आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। ये बात गीता में भी कहा गया है, ये बात हम भी कहते हैं कि क्यों मैं तो 5-6 साल की थी, क्यों मुझे चीज़ें फील होनी शुरू हुई, क्यों पहले से मुझे विजन्स आते थे कि ये चीज़ें होंगी। तो अब ये चीज़ें जो थी, मैं पूरी लाइफ इस चीज़ से परेशान रही। लास्ट में मैंने अपनी जर्नी जब शुरू की, तब पता चला ये सब तो पहले ही हो चुका है। जी जी जी। स्टार्ट तो मैंने पहले ही किया है, इस जन्म में मुझे एंड करना है। तो बस ये जो जर्नी है ये हमेशा चलती रहती है सोल की। अब इसमें क्या है कि स्पिरिट्स जो होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि क्यों भूत बन गए, है ना। तो कर्मास, इसमें भी सेम वही चीज़ आती है। आपके कर्म अच्छे हैं तो मोक्ष देखो किसी को नहीं मिलता, पितृयोनि मिल जाती है। फिर उसके आगे ये तय होता है कि आपको नेक्स्ट जन्म मिलेगा या आप मोक्ष की तरफ जा रहे हो। ठीक है, और कुछ लोगों के कर्म खराब है तो वो प्रेत योनि में है ना। प्रेत योनि मतलब भूत प्रेत आत्मा। हाँ, ब्रह्म राक्षस पिशाच बेताल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। ब्रह्म राक्षस तो आप समझ सकते हो, है ना। जी जी जी। यक्ष यक्षिणी भी प्रेत की योनि में अभी देखा जा रहा है, लेकिन उनको प्रेत की योनि कहना सही नहीं है, क्योंकि एक तरीके से अगर हम अपने क्षेत्र में देखते हैं तो देव योनि में रखा जाता है। ब्रह्म राक्षस को भी देव योनि में दिया जाता है। ये वेदांत तो देव योनि का है ही, क्योंकि वो भैरव के ही गण है ना। अब देखो, भैरव के गण होके भी वो नेगेटिव है ना। तो हम सब ईश्वर की संतानें हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। जी जी जी। मैंने तो ऐसे भी, मतलब हमारे यहाँ पे तो है, हमारी जो गांव है, गांव के बाहर ही बेताल का छोटा सा मंदिर हाँ, बिंदागी मंदिर है महाराष्ट्र में, मूवीज भी आई है इसके ऊपर में।
तो उसमें ऐसा है कि जब आप एंटर कर रहे हो तो पहले वहाँ पे तो चढ़ावा नारियल देना ही है। ये बाद में एआई को टक्कर देंगे। कौन? बेताल हो गए, ब्रह्मराक्षस हो गए, क्योंकि एआई बन रहा है। एआई जैसे जैसे एआई डेवलप होगा वैसे वैसे इंसान कम होते जाएंगे। ठीक है, एआई जगह ले लेगा उनकी। ये मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बन रहा है, एआई टेक्निक, रोबोट्स आएंगे, वो वर्क करेंगे। ठीक है, आजकल सब कुछ एआई से हो जा रहा है। तो जिसका मतलब जो स्पेशली जागृत रहेगा ना, वो इसकी टक्कर ले सकता है एआई की, क्योंकि उसका कब्जा हर किसी पे होगा। ये तो जस्ट लाइक वो कल्कि उसकी बिल्कुल एकदम ऐसे जो आप बात बोल रहे हो एकदम रिलेट कर रही है उससे। अभी एक यूएफओ पे कुछ पाया भी गया था। क्या नाम था? पता नहीं, लोगों को बोल रहे लोग फेक न्यूज़ है, कोई बोल रहा है सच है। नहीं, फेक न्यूज़ तो नहीं है, वो तो वेरीफाइड न्यूज़ है। नहीं, वो सही है। और उसमें बोल रहे हैं कि उसमें संस्कृत के वर्ड बोल रहे हैं तो वो एक्टिवेट हो रहा है, और गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं तो एक्टिवेट हो रहा है। उसके साथ उसमें ना सुदर्शन चक्र मंत्र पढ़ा जाए तो वो जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। कंग शंग जंग इस टाइप से बीज मंत्र जहाँ पे भी एक्टिवेट होंगे ना, वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जो संस्कृत है ना, वो एशियंट लैंग्वेज है, तो इसलिए जो अगर हमें कुछ भी मिलेगा यहाँ पे, कुछ भी अगर एलियंस भेजते हैं ना, तो हमें संस्कृत भाषा के थ्रू ही वो डिकोड करना पड़ेगा। पहले सबसे पुरानी लैंग्वेज है ये एशियंट लैंग्वेज। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, एनर्जी क्रिएट करती है ये, इसलिए इसको इतने शार्प मानते हैं। जो भी जो भी जैसे मेडिटेशन करते तो वो कहते हैं ना लम वम रम, तो उसमें क्या होता है आप खुद बोल के देखो, आपके खुद ही मतलब ये जो पार्ट है वो खुद ही वाइब्रेट में आते हैं। यही वाइब्रेशन है जो भगवान तक जाती है, क्योंकि भगवान खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर एक तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है यहाँ से जो जा रही है मैग्नेटिक पावर, ये दोनों टच होती है। अभी जैसे बताया ना पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, उससे कोई इसी तरीके से वो जो वाइब्रेशन है वो इस वाइब्रेशन को कैच करती है। ओके। हम जो प्रेयर करते हैं ना, वो भी एक वाइब्रेशन होती है जो उससे मिलती है। हम कहते हैं ना आपसे मेरी वाइब मैच हो गई, क्यों? आपकी वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन टैली कर रही है। तो यही एक चीज़ है। बोलने से कुछ नहीं मिलता, सोचने से मिलता है सब कुछ। बिल्कुल। कहते हैं ना भगवान भाव के भूखे हैं, यही भाव वहाँ तक जाता है। ये जो हम कैसे जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की थ्रू। जी। आप बोलते रहोगे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब सोचोगे ध्यान में कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए तो वैसा होगा। और साथ में आप बीज मंत्र पढ़ रहे Vibration जैसे। हाँ। जी। वो थोड़ा सा कम है, लेकिन जो हमारा मन है ना, वो ज़्यादा पावरफुल है जी। हर चीज़ में। और कोई हॉरर स्टोरीज आप सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, हांडी का भूत सुना। हाँ। ये स्टोरी है एक गांव से रिलेट करती है। यूपी का लास्ट गांव है एक पीलीभीत, वहाँ के। हाँ, ये वहाँ की स्टोरी है। वहाँ पे एक जंगल है छोटा सा, जो कि स्टार्ट होती है उसकी रेंज, वहाँ पे शेर बाघ सब कुछ मिलते हैं। तो वहीं पे छोटे छोटे गांव भी हैं। तो उसी गांव की एक स्टोरी है कि यहाँ पे एक आदमी था जो कि तांत्रिक था, और उल्लू के थ्रू वो तंत्र किया करता था। जैसे बहुत सारे तंत्र में भी फैक्टर होते हैं ना, कि काक तंत्र होता है, उल्लू तंत्र होता है ना। तो उल्लू तंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, ये वशीकरण में सबसे ज़्यादा काम आता है, और फिर लोगों के मारन में बहुत ज़्यादा काम आता है, मतलब गलत कामों में काम आता है। वशीकरण भी एक गलत काम ही मैं मानती हूँ कि गलत काम है। तो वो बहुत ही माहिर था इन सब चीज़ों में, लोगों को मारना। तो वो क्या करता था, उल्लू के खून से, अच्छा। ठीक है, क्योंकि खून में मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होती है, और नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी ऊर्जा को आपकी तरफ बहुत खींचता है। बिल्कुल। तो कद्दू देखा होगा आपने, सफ़ेद रंग का, जैसा आपने ये पीला रखा है, इसी का भी एक आता है वाइट कलर का, जिससे मिठाई बनती है, वो पेठा बनता है जिसका। एशगार्ड बोलते हैं उसको शायद, वो दरवाजे में लगाते हैं। जिससे साउथ की मूवी देखा होगा आपने, आरती, वो नजर उतारते हैं। हाँ हाँ एशगार्ड ही बोलते हैं। जी, अच्छा। तो वो कद्दू रहता था, और वो क्या करता था, उल्लू के ब्लड से इस कद्दू को अभिमंत्रित करता था किसी के भी नाम से, और जहाँ उसे 3 कद्दू रेगुलर काटे, वहाँ उस आदमी की डेथ, इंस्टेंट स्पॉट डेथ होती थी। बाप रे। अब यहाँ पे क्या हुआ, उस तांत्रिक ने किसी एक फैमिली के साथ सेम यही चीज़ें की। लोग उसे दे के जाते थे मुँह बोली रकम, और उसने ये चीज़ की। तो वो दावा करता था ताली बजा के कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और अगर मैंने दे दिया तुम्हें, मतलब मैंने बोल दी, तो उसकी जान जरूर जाएगी।
तो ऐसे ही एक टाइम था और कुछ किसी की फैमिली में कोई होता है ना, लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ बड़े लोग थे और वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े हुए, तो वो उसी के पास गए और उसने कहा आज रात में वो ख़त्म हो जाएगा, तुम 2 बजे का इंतज़ार करो। तो वो सभी अपने घर गए और यहाँ पे इसने अपना रिचुअल किया, तीनों कद्दू काटे, उसने फ़ोन किया, कहा मैं तीसरा कद्दू काटने वाला हूँ, उसकी जान जाएगी, तुम रेडी रहो। इसने तीसरा कद्दू काटा, वहाँ उसकी जान चली गई। फिर जब वो कद्दू काटता था ना, तो कहते हैं ना कार्डियक अटैक आना, तुरंत जो आता है स्ट्रोक, वो बिल्कुल ख़त्म ही कर देता है इंसान को। तो उसको पेन उठा, कुछ बोल भी नहीं पाया, चला गया वो। फिर उसके घर से बहुत चिल्लाने विल्लाने की आवाज़ आई, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। फिर सुबह उसका क्रियाक्रम किया गया, तो किसी तरीके से उसके बेटे को ये बात पता चल गई कि उस तांत्रिक ने वो काम किया है। ठीक है, अब उसके बेटे को मतलब ये था कि उसने इस रिचुअल से मेरे पापा को मारा है, तो अब मैं भी उस रिचुअल को करके उसको मारूंगा। अब यहाँ पे उसकी जर्नी जो शुरू होती है, यहाँ पे वो तांत्रिक से टक्कर तो नहीं ले सकता क्योंकि वो बहुत बूढ़ा था, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। राइट, वो 90 साल का था, पर उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो 90 का है, वो 40 का दिखता था, बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान। तो ये जाता है और आसाम के गांव में ये तंत्र विद्या सीखता है। वहाँ पे ये बहुत है ना आसाम में, हर जगह है आज के टाइम में, कोई ऐसी जगह छूटी नहीं है ना। वो जो आसाम का ही तंत्र है, हर जगह फैला है सबसे ज़्यादा। मतलब मैंने सुना है, आई थिंक आसाम में ही ऐसा एक गांव है। अब मायूंग की बात करूँ आप, अब मायूंग में उतना कुछ रह नहीं गया है। जनरली मैं जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं सीधे सीधे कह सकती हूँ अब नहीं है उतना ज़्यादा। जो थे 90-70 के बाद में बहुत कम हो गया ये चीज़ें। अब ये है कह सकते कि जिनकी पुश्तैनी ये चीज़ें चल रही थी, जिनको नॉलेज थी और इस वक्त जो कर रहे हैं, तो शायद उस नॉलेज से टैली करके वो कुछ कर ले, लेकिन इतनी ज़्यादा वहाँ पे नहीं है जितना हर जगह फैल चुका है। लेकिन अभी मैं कहूँगी कि 10-20 लोग होंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा जैसे लोग जाने से भी डरते थे, अब ऐसा कुछ नहीं, कोई से नहीं है। नॉर्मल है। उसमें भी हमने काफ़ी रिसर्च करी थी, कैसे कुत्ता बिल्ली बना देते, उन्होंने पॉडकास्ट पे बताया था। तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करी थी हमने, फिर हमने देखा था। तो अभी स्टोरी कंटिन्यू कर लेते, नहीं तो मैं खुद भूल जाऊँगी। तो ये जाता है, सीखता है, 3 साल बाद ये वापस अपने गाँव आता है। ठीक है, और इसके बाद में ये तांत्रिक जिंदा था। इसने कहा मैं तांत्रिक को नहीं मारूंगा, लेकिन उसकी पूरी फैमिली को मारूंगा। जैसे मैंने दुख झेला है, वैसे उसकी पूरी फैमिली दुख झेलेगी। और तांत्रिक को बस बुरा करना आता था, अच्छा करना कभी उसने सीखा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक मैसेज ये भी जाता है कि जिसने बुरा किया, जिसने बुरी शक्तियों का यूज़ किया, उसके लिए हमेशा घाटा ही रहता है। बराबर है। तो यहाँ पे अब क्या होता है, ये इसकी वाइफ को पहले परेशान करता है। तो हांडी में उसने चूड़ियाँ, अंडा और दिया, श्रृंगार, चुनरी और बाल, कुछ वो बकरी के और कुत्ते की हड्डी, बिल्ली की हड्डी और शमशान की राख, इन सब चीज़ों को मिला करके वो हांडी में रखता है और शमशान जगाता है। शमशान जगाना मतलब कि जो शमशान जागृत नहीं है, इंडिया में 10 शमशान जागृत है। अच्छा, वहीं पे सबसे ज़्यादा सिद्धियाँ होती है। जैसे वो तारापीठ वगैरह आपने सुना होगा, है ना। उज्जैन का शमशान है, वो जागृत है। इसी तरीके से काशी का शमशान जागृत है। जहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती है, वो शमशान जागृत हो जाता है। तो वहाँ पे शमशान जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शमशान जगाने का मतलब है कि शमशान में जितनी पावर से उसको एक्टिव करना, जितनी एनर्जी से उसको एक्टिवेट करना। जब एक्टिवेट होंगी वो तभी आपके बारे में, तभी आपसे बात करेंगी, तभी सुनेंगी, तभी समझेंगी, तभी काम करेंगी। बराबर। तो अब यहाँ पे वो शमशान जगाता है, अपने रिचुअल करता है। रिचुअल करने के बाद में इसकी वाइफ पे अटैक करता है। ये भी ऐसा तंत्र सीख के आया था कि 3 दिन में उसका असर होता था। ठीक है, अभी आता है, उसकी वाइफ पे अटैक करता है। उसकी वाइफ बहुत परेशान, वो पॉजेस्ड हो जाती है। कपड़े खोल के पूरे गांव में घूमना और क्या कहते हैं, मिट्टी खाना और चौराहे पे जाकर के आराम से लेटी रहना, गालियाँ देना। और ये कहती रहती थी कि जो मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूँगी, वो मतलब वो पूरी तरह से पॉसेस्ड थी। जो एनर्जी उसके ऊपर छोड़ी गई थी, वो पूरी तरीके से उसको पागल कर देती है। उसे रस्सी से बांध के घर में रखा करते थे कि मतलब वो बाहर ना जाए, और वो रस्सी को चबाती थी कि मतलब टूट जाए वो। उसके पास कुछ होता तो था नहीं। अब उसके बाद जब ये 1 हफ्ते ही हुए थे, इतने में उसने उसकी बहू पे अटैक किया। वो फीमेल्स को करता था, मेल्स को नहीं, ताकि मेल्स बैठ करके तमाशा देखे कि जैसे मतलब 3 साल में ये भी ग्रो कर गए थे अच्छा खासा, और वो भी परेशान था, मतलब उसको इतना गम हो गया था। अब जिसने इसकी बहू पे अटैक किया,
फिर उसके बाद वो भी सेम ऐसी हरकतें करना, गाली देना, फिर उसके बाद कभी भी किसी के घर में घुस जाना और मुझे रोटी दे दो, मुझे पानी दे दो, मुझे मारते हैं, वो ये करते हैं, रोना धोना, मतलब सब अब नॉर्मल हो चुके थे। तो यहाँ पे तांत्रिक पता करना चाहता तो उसके पास जो भूत प्रेत जो उसने सिद्ध किए थे वो बताते कि हाँ मतलब वो है। तो उसने कहा कि तू इसे सही कर दे और मैं तुझे छोड़ लूँगा, तेरी फैमिली को भी। तो उसने कहा तुम मेरे पिताजी को लौटा सकते हो? तो उसने कहा नहीं। तो यहाँ पे फिर क्या कहते हैं ये जो तांत्रिक की फैमिली थी ना, इसमें से कांटेक्ट किया था हमें। तो हमने कहा कि अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि गलत कर्म का फल कहीं ना कहीं आपको मिलता है और वहाँ पे वो था सामने ही, तो आप उसको कितनी देर रोक सकते हो। बराबर है। फिर उसके बाद केस आया जब हमारे पास में, तो फिर हमने कहा कि एक बार तो पहले उससे जाके इंसानियत के तौर पे मिलो, कि माफ़ी मांग लो जो भी चाहिए, और जो भी तुमने उसकी जब्त की हैं चीज़ें वो उसको रिटर्न करो। उसके बाद उससे कहो कि मतलब माफ़ कर दो ये वो, क्योंकि सबसे पहले आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम वर्क कर सकते हैं ना। क्योंकि हम भी किसी को हील कर रहे हैं तो हम भी अपने पुण्य से हील कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ झेल रहे हो तो आपने कर्मास की वजह से झेल रहे हो आप। अगर आपको कोई चीज़ मैं सही करूँ तो मतलब आपके वो बुरे कर्म में काटूँ तो मैं कैसे काट सकती हूँ? जो मैंने जाप करके अच्छे कर्म कमाए मैं उसी से तो काटूँगी, क्योंकि मेरे पास भी तो कोई एनर्जी नहीं है। मैं नॉर्मल आपकी तरह एक इंसान हूँ, और जो भी काम हम करते हैं वो सब माता की कृपा से होते हैं, तो हमारा कोई हाथ नहीं है ना। तो जब वो तुम्हें माफ़ कर देगा तब तुम्हारा काम हो जाएगा। तब उसके बाद उसने माफ़ी वगैरह मांगी, फिर मतलब वो कहा कि अब छोड़ दो। तो सेम उसने भी ये बात बोली, एक घर तो दिया है, सही नहीं कर पाऊँगा। फिर उसके बाद उसकी फैमिली को क्योर किया जाता है। फिर उसके बाद हमने उसे ये सजेस्ट किया कि कभी भी किसी का मन कभी भी बदल सकता है, तो तुम जगह शिफ्ट कर लो अपना, कहीं और चले जाओ। तब उन्होंने दूसरी जगह को चुना, अब वो भी ठीक है और उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ है। शिट, तो ये स्टोरी थी। बिना वजह ही तकलीफ सबको। हाँ, और अगर कोई बुरी शक्ति है तो देखो उसके भी बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अगर किसी ने कोई गलत नेगेटिव एनर्जी को अपने पास रखा है तो उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि आप उसको इतने साल ही यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने कोई क्रीम खरीदी, उसमें लेबल लगा रहता है ना कि आप 2 साल तक ही यूज़ कर सकते हो। सेम ऐसे ही एनर्जी का भी खेल होता है। आपने एनर्जी को सिद्ध करी तो वो आपको उतने टाइम पीरियड तक ही यूज़ करना है, उसके बाद आपको उसको ना मतलब प्रवाह करना होता है। तो फिर वो किसी बांझ के पेट से जन्म लेकर के फिर अपने कर्मास को भोगता है, वो प्रेत जिसको उन्होंने सिद्ध किया था। और अगर आप उसको प्रवाह नहीं करते हो तो फिर आपने सुना होगा तांत्रिक की बहुत बुरी मौत होती है। जी, ये इसी वजह से होती है कि वो इतना लालच में फंस जाता है ना कि उसने उसको प्रवाह ही नहीं किया, फिर वही प्रेत उसको नुकसान पहुंचाता है। ओ तो बहुत सारी चीज़ें एक पॉडकास्ट में बता पाना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली बहुत अच्छी थी कहानी तो आपकी, पर आप जो काम कर रहे हो वो भी बहुत अप्रिशिएट करने जैसा है। लोगों को हील करना, उनकी नेगेटिव एनर्जी को निकाल देना, लोगों को अच्छी लाइफ देना। हाँ, लेकिन ये है कि हम किसी को मारते पीटते नहीं है। हाँ हाँ, जिस एनर्जी को एक्सॉर्सिज्म होता है वो नहीं करते हो। नहीं, हमने एक एक्सॉर्सिज्म किया था उत्तराखंड में। है एक वीडियो एक्सॉर्सिज्म ऑफ उत्तराखंड। उसमें हम किसी से मिलते तो नहीं हैं, पर ये गल्फ कंट्री की बात थी। वहाँ पे कोई भी रिचुअल करने नहीं देते, और हम जो रिचुअल है उसमें हम लास्ट में फायर कराते हैं, तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। 2 बार उन्होंने किया, दोनों बार पुलिस आ गई, हटा दिया। तो फिर उनको हमने बुलाया ट्रीटमेंट करने के लिए। तो जब हम उनका ट्रीटमेंट करते तो हमारा बेसिक क्या होता है ना कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सामने जो स्पिरिट होती है हम उसका सम्मोहन करते हैं। सम्मोहन मतलब कि वो हमारी बात जब सुनेगा हम तभी तो उस पर वर्क करेंगे, करते हो जी। हिप्नोटाइज सर करते हैं बहुत अच्छे से, बस मुझे नहीं कर पाती, मुश्किल है वो तो। बहुत ज़्यादा। उसको हिप्नोटाइज कहते हैं, वो हिप्नोटाइज हो जाता है, मतलब पूरा सम्मोहित हो जाता है। उसके बाद ना तो वो अपने हाथ पैर पटकता है, ना कुछ चिल्लाता है, शोर शराबा करता है। हम जो बोलते हैं वो बात मानता है। तो लोगों ने कहा कि उसके पास जिन था तो वो चिल्लाया क्यों नहीं, वो चिल्लाई क्यों नहीं, उसने हाथ पैर क्यों नहीं फेंका, इतनी आसानी से क्यों चला गया। तो हमारा काम ही यही है कि हम किसी को मारते या प्रताड़ित नहीं करते। पहले से जो परेशान है, पहले से जो इतनी सारी चीज़ें भुगत रहा है, उसको क्यों परेशान करना। प्यार से समझाओ और उसको मोक्ष दे दो। कोई भी स्पिरिट आपको परेशान अपने मोक्ष के लिए ही करती है। तो जैसे हम किसी भी रिलीज़ करते हैं एनर्जी को ना, तो यहाँ पे एनर्जी को हम पहले समझते हैं कि उसको चाहिए क्या। जब आप जिसको समझ जाओगे, जैसे मुझे पता है कि आपको हॉरर स्टोरी पसंद है, मैं यहाँ पे आपको कुछ और स्टोरी सुनाऊंगी या कोई गवर्नमेंट की बातें बताऊंगी, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो सेम सामने वाले को समझो,
फिर उसके साथ कम्युनिकेट करो, फिर अपना भी टेक्निक यूज़ करो। जिस मंत्रों का यूज़ करके उसको भेजा जाता है वही मंत्र हम उल्टा पढ़ के उसको काटते हैं, तो उससे उसके बंधन कट जाते हैं, जिस बंधन से वो अटैच रहता है, तो वो फ्री हो गया। इधर बॉडी फ्री हो गई, बॉडी को ब्रह्म पाश लगा के फ्री कर दिया। अब इस एनर्जी को हम अपने पास बुला के फिर इसकी हीलिंग करते हैं, ये अपनी गति के लिए आगे बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि केस पूरा डिजॉल्व भी हो जाता है। किसी किसी स्पिरिट में टाइम लगता है, जैसे ब्रह्म पिशाच हो गया, बेताल हो गया, जिन्नात हो गए, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर हाँ ठीक हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी से रिमूव तो हो जाते हैं, पर ये वापस अटैक करने की सोचते हैं। ठीक है, तो बॉडी तो मतलब सिक्योर है ब्रह्मपाश से, लेकिन यहाँ पे वो अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वो भी हार नहीं मानने वाले होते हैं। तो उसमें थोड़ा हम वर्क करते रहते हैं, धीरे धीरे एनर्जीज ब्रेक करते हैं उनके, फिर वो शांत होते हैं। अच्छा, तो हम जैसे कहते हैं ना कि आपके पास साधनाएं कर ली आपने, आपके पास एनर्जी आ गई, लेकिन आपको यूज़ ही नहीं करना है। आपने तलवार खरीद लिया, बंदूक खरीद ली, घोड़े खरीद लिए, लेकिन आपको घोड़े पे बैठना नहीं आता, उसको चलाना नहीं आता है ना, तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। सेम इसी तरीके से मंत्राज होते हैं, वो अपने काम करते हैं, टेक्निक होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल तो हम इन दोनों चीज़ों पे वर्क करते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी, जैसे हम मेटाफिज़िक्स पे काम करते हैं, हमारा ये जो काम होता है एनर्जी को रिमूव करने का, तो ये भी इसी तरीके से वर्क होता है। टेक्निक और मंत्र दोनों कंबाइंड होते हैं, फिर वर्क होता है। जैसे कि किसी भी देवी या देवता के पास आपने शस्त्र देखे होंगे, जी, इतनी बड़ी एनर्जी को भी यूज़ करना पड़ रहा है, शस्त्र तो की फिर हम जरूरत पड़ती है। जी, तो फिर हम भी इंसान हैं। तो इसी तरीके से उनके पास एनर्जी है और शस्त्र है, सेम हमारे पास भी एनर्जी है, शस्त्र है, टेक्निक है, शस्त्र ही हमारी टेक्निक है। तो सेम उसी तरीके से वर्क होता है, और किसी भी एनर्जी को आप हरा सकते हो। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। कुछ चीज़ें वक्त ज़रूर लेती हैं, पर सही ज़रूर होती हैं, तो कभी हार नहीं मानना चाहिए किसी को भी। बीमारियाँ भी ठीक हो सकती हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए जड़ी बूटियों का ज्ञान होना चाहिए। जड़ी बूटी और मंत्राज दोनों अगर कंबाइंड हो जाए तो हर किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि मंत्रों से बीमारी ठीक क्यों नहीं होती है। बीमारी मंत्रों से ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए जड़ी बूटी भी, मतलब फिजिकली शरीर के अंदर कुछ जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मंत्रों से क्या इंसान को ठीक किया जा सकता है, उसकी बीमारी ठीक की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन मंत्रों के साथ कंपल्सरी जड़ी बूटियाँ भी हैं। का ज्ञान होगा, बिल्कुल जिनको ज्ञान होगा वो मंत्राज प्लस जड़ी बूटी मिक्स करके वो पिला सकते हैं। क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है ना, अंदर से डैमेज होती है फिजिकली, तो अगर अंदर ही जाएगी जड़ी बूटी तभी उसको हम रिकवर कर सकते हैं। मंत्राज बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे, ताकि उसको जड़ी बूटी को ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सके। क्योंकि हमारा जो मैंने बताया था, हमारा जो 70% जो शरीर है पानी से बना हुआ है। जब पानी दूषित होता है तभी हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हमारे जैसे काला पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, ठीक है, सबसे पहले यही इफेक्ट करता है। और इसी से हाँ, बीमारी। और इसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। किडनी डैमेज हो गई, ये सब पानी दूषित होगा आपका, तो किडनी भी ख़राब होगी, आपका लीवर भी ख़राब होगा। ये सबसे बड़ी मशीन है बॉडी में, तो इसको भी रिकवर किया जा सकता है जड़ी बूटियों के माध्यम से, मंत्र चैंटिंग करके। सब कुछ पॉसिबल है ना। बहुत लोग हीलिंग करते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, वो भी ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी लेके आप में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ना खाने के लिए भी होना चाहिए जड़ी बूटी। दिव्य जड़ी बूटी हो जो होती है ना, इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है जड़ी बूटियों का, वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। जो कहता होगा वो सब कुछ कर सकता है। इस दुनिया में हर चीज़ का इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं कि सब कुछ होता है मंत्रास से, और एनर्जी से सब कुछ होता है, और एनर्जी ही सब कुछ होती है। अभी आप बहुत सारे फेक भी केसेस आते होंगे, राइट? एक मैं समझा नहीं किस टाइप के फेक। मतलब जैसे कोई केस आता है आपके पास, राइट, तो या तो वो रियल पॉजेस होता है या फिर वो साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज होते हैं, राइट? तो कैसे डील करते हैं आप? पहले इंसान ना एनर्जी से डिस्टर्ब हो जाता है, तभी वो साइकोलॉजिकल बीमार पड़ता है। जी जी जी। स्टार्टिंग में नहीं होता है, उसके साथ उसकी जो एनर्जी है ना कहीं से डिस्टर्ब हुई है, तभी वो साइकोलॉजी पेशेंट बनता है। तभी उसका दिमाग काम नहीं करता, उसके चक्रार डिसबैलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल। है ना। तो ये ऐसे काम करता है। कोई भी डायरेक्टली कुछ नहीं, कोई डायरेक्टली बीमार नहीं हो सकता, उसका कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ना। तो उसको फिर बात करके उसे समझाया जाता है, उसको हील किया जाता है, देखा जाता है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है ना। जैसे आप भी थोड़ी बहुत
प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है, रहती है प्रॉब्लम में, सबको है ना। नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आप हो नहीं, ठीक है, मैं क्या भी बोल रहा हूँ, लेकिन ये होता है। हम जैसे रीड करते हैं ना, तो उससे हम ऐसे बात करते हैं, उससे उससे उसके अंदर देखते हैं जाके, वो हमारी एक टेक्निक है कैसे हम देखते हैं, तो उससे पता चलता है। इसी से हम उसकी काउंसलिंग लेते हैं, तो फिर वो बताता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है। अगर वो कहता है कि मेरे पीछे भूत लगा हुआ है, तो हम कहते हैं ठीक है, हाँ भूत ही होगा, जब आप बोल रहे हो तो भूत ही होगा, लेकिन हम अपनी तरह से उसको ट्रीट करते हैं। अब वो किसी भी एनर्जी से इफेक्टेड है या एनर्जी से इफेक्टेड होता है, कुछ भी टोटल मिला के, अगर हमारी एनर्जी डिसबैलेंस है ना, या बॉडी में जल डिसबैलेंस है, तो इंसान पूरा ही डिसबैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये सब कहने वाली बात है, एक्चुअली यही है। चाहे आप कितना पढ़ लिख लो, वर्क दो ही चीज़ करती है, एनर्जी एनर्जी एग्जिट करती है। एनर्जी एनर्जी आपकी ख़राब है तो सब कुछ ख़राब है। बिल्कुल। अभी जब आपके पास हम आ रहे थे, हमने बीच में स्टे करा, सही बताया था मैंने। तो हम बीच में बारिश की वजह से रुके थे। बहुत 4-5 दिन से रेगुलर हर जगह बारिश हो रही है और इतना लंबा ट्रैवल भी नहीं हो पा रहा था हमसे। तो बीच रास्ते में हाईवे में एक होटल था, ठीक ठाक लगा मैं बाहर से, तो हम अंदर गए, हमने रूम लिया और हम रात हमने वहीं पे स्टे करा। तो हम दिन भर के ट्रैवल में इतना ज़्यादा थक चुके थे कि जैसे आप गाड़ी में बैठो तो होता है ना कि आप गाड़ी ऐसे ऐसे चल रही, तो आप भी ऐसे ऐसे हिल रहे हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो हम जाते होटल में, डिनर किया और डिनर करने के बाद हम जस्ट सोने जाते। सोने के बाद हम वहाँ पे जो क्या होता है ना कि अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है ना, तो नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, जैसा भी स्टार्टिंग में भी हमने बताया। तो वहाँ पे जिस कमरे में हम सो रहे थे, उसी कमरे में एक इंसिडेंट हो रखा था। और ये पता कैसे चला मैं आपको बताती हूँ। अब जब हम सो रहे थे तो 2:25 हो रहे थे। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कि इनके बेड के साइड कॉर्नर में बहुत ज़्यादा स्पेस खाली था, वहाँ पे कोई जंप कर रहा था और बेड हिल रहा था। तो मैंने एक्चुअल में बेड हिल रहा था, मतलब जंप करो बेड पे ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई बच्चा जंप करता है, तो बेड बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहा था। तो मैंने पहले धीरे से पैर लगा के इनका पैर चेक किया कि ये क्यों हिल रहे हैं, हाँ। ये क्यों हिल रहे हैं। और मैंने पैर से ऐसे चेक करा, तो मैंने कहा कि ये तो चुपचाप सो रहे। तो बेड हिलना बंद हो गया जब मैंने वो चेक किया। फिर मैं समझ गई कोई एनर्जी है और मैंने जस्ट अपना मतलब ब्लैंकेट हटाया, ऐसे देखा और इनसे कहा कि मुझे फ़ोन दे दो मेरा, उस साइड रखा है। इन्होंने फ़ोन दिया, टाइम देखा 2:25 हो रहे। फिर मैंने फ़ोन रखा तकिए के नीचे और वापस से फेस कवर कर लिया। मैंने फेस करने के लगभग 3 से 4 मिनट के बाद में वापस से मतलब जंप करने लग गया कोई। हाँ, उसके बाद मुझे नींद इतनी आ रही थी, मैंने कहा भैया तुम जंप करो और मैं सोती हूँ, मुझे सुबह निकलना है। मैं जैसे ही सोई मैंने कहा माता देख लेना, आप जो भी है जैसा भी है मेरी प्रोटेक्शन करना, मैं सोने जा रही हूँ। और मैं जैसे ही सोती हूँ, फिर अब होता है ना कि जब हम सोते हैं या फिर हमारे जो भी शिष्य हैं जो भी कभी प्रॉब्लम में होते हैं, तो हमारी सोल अपने आप उन तक चली जाती है। अभी कोई प्रॉब्लम में होता है तो, या फिर हमने किसी के केस किए हैं और अगर वो सच में परेशान है, तो उसके कॉल आने के पहले यहाँ पता चल जाता है उसकी ज़रूर कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे सोल निकल के मेरी गई। जब सोल निकल के गई तो मैं ये देख रही हूँ कि एक लड़का है जो सिगरेट पी रहा है उसी होटल में, ठीक है, और सिगरेट पी रहा है। और जब उस लड़की की फैमिली आती है तो लड़के ने लड़की को गेट के पीछे छिपा दिया और स्मोकिंग कर रहा है और इसने नीचे रख के बोला यहाँ कोई नहीं है। और इसकी जो फैमिली थी उसने सामने मिरर लगा हुआ है और मिरर में लड़की की पूरी पिक्चर आ रही है, ठीक है। तो लड़की की फैमिली घुसते हैं कमरे में, लड़के को बहुत मारते हैं और लड़की को एक कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। लड़के को इतना मारते, तब कोई एक आता है और ये कहता है कि इतना मारोगे क्या, उसके नीले निशान पड़ गए हैं, मर जाएगा वो। तो उसकी फैमिली में से कोई एक इंसान है जो कह रहा है हाँ तो मर जाने दो, मेरा क्या। तो इसके बाद एक लेडी खड़ी है वहाँ पे, वो ये कह रही कि तुमने तो लड़के को ही मारा, लड़की को क्यों नहीं मारा। तो वो कहता है अब लड़की की बारी, फिर वो लड़की को भी मारते हैं। वहाँ पे उनकी उसी होटल में डेथ होती है दोनों की। जी। और ये वही रूम था जिसमें हम रुके हुए थे। तो सेम वो स्पिरिट मुझे यही दिखा रही है, मतलब मेरी गूज़बम्प आ रहे हैं। हाँ, जैसे मेरी सोल ये सब तमाशा देख रही है खड़े होके चुपचाप।
तो मैं वो जो स्पिरिट थी लड़की की, वो लगभग 16 से 17 साल की थी, थोड़ी हेल्दी सी थी, होरी सी, और जो लड़का था वो पतला सा था। और वो मुझे ये दिखाना चाह रहे थे कि उनको इतनी गंदे तरीके से यहाँ पे मारा गया था। फिर सुबह में चेकआउट करने लग गई, तो हम निकल रहे थे, तो कुछ बिल वगैरह हमने खाने का ऑर्डर कर रखा था। तो बिल जब ये पे करे थे तो मैंने पूछा यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ था क्या लगभग कुछ टाइम पहले। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आप मुझसे झूठ मत बोलो, कुछ इंसिडेंट हुआ है तो बताओ, हम जिस कमरे में रुके थे। तो कहते नहीं मैम, नॉर्मली लड़ाई झगड़े हो गए थे। मैंने मतलब खुल के बताया, मैंने कहा कि मुझे वहाँ पे स्पिरिट दिखी उनकी। वो कह रहे थे मैम, मतलब वो मुझे पहचान गए थे, तो उन्होंने कहा मैम क्या हुआ, कुछ हुआ क्या। तो मैंने कहा मुझे उनकी स्पिरिट दिखी वहाँ पे। तो कहते नहीं मैम, नॉर्मल लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मतलब वो डर गए कि पुलिस वगैरह का चक्कर ना हो। तो मैंने कहा कि मुझे आप बता सकते हो, मैं नहीं बोलूँगी किसी को। तो उन्होंने कहा हाँ मैम, मतलब ऐसा हुआ था, मार के ही उसे इतना मार दिया था कि वो बचा ही नहीं। आधे घंटे बाद वो मतलब बॉडी उसकी काँप रही थी। जब तक हमने एम्बुलेंस वालों को बुलाया, लड़की को तो वो ले जा रहे थे, लड़की तो जाने के पहले ही बेहोश हो गई थी, वो मर चुकी थी, पर उसकी फैमिली को लगा कि वो बेहोश हुई है। तो लड़की को वो ले गए थे, लड़का वहीं पे, उसकी बॉडी काँप रही थी, काँपते काँपते वो मर चुका था। तो उन दोनों की सोल इसी कमरे में है। तो कह रहा था कि मैम कभी कभी फील होता है हमें भी। मतलब वो रिसेप्शनिस्ट था, कह रहा था मैम यहाँ रुको ना रुको। मैंने कहा नहीं बिल्कुल, आप जॉब करो, कोई नहीं, हार्म नहीं करेंगे। बस इतनी थी। और फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी टाइम बाद ऐसा दिखता तो है, ऐसे देख भी लेते पर इग्नोर करते। जितना आप उनको देखोगे उतना आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे। पर यहाँ पे ये था कि उस कमरे में जो हो रहा था, मैं इतनी थकी हुई थी, मैंने कहा तुम करो शोर, मैं सोती हूँ। लेकिन उनको अपनी स्टोरी शायद बतानी होगी, तो सोल निकल के चली गई थी। और कभी ऐसे हुआ है कि कोई एंटिटी आपके साथ घर पे आ गई हो? नहीं, घर पे नहीं आती। अच्छा। घर पे ऐसे भी माता का प्राण प्रतिष्ठा हो रखा है, तो नॉर्मली अगर उस जगह पे इतने हवन ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, तो बाहर तो ज़रूर फील होती है, लेकिन वो भी कुछ टाइम के लिए। वाइब्रेशन इतनी है घर में, कभी आप इन फ्यूचर आओगे तो खुद ही आपको फील होगा, माता की एनर्जी खुद फील होगी, जैसे एक शक्तिपीठ में होती है। मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमने भी जब तक किए हैं, फिर इतने हवन हो चुके, तो घर की वाइब्रेशन ही अलग है। जो भी घर पे आते हैं हमारे, वो यही कहते हैं एक में जाने का मन नहीं हो रहा। एक होता है ना, इंसान शांति फील करता है, पॉजिटिव वाइब्स। हाँ जी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया कहानी आपने सुनाई। थैंक यू सो मच। वेलकम जी। और कुछ आपको ऑटो में बताना है सब्सक्राइबर्स को बात बोलना? बस एक ही चीज़ बोलूँगी जो मैंने पहले भी बोला, शॉर्टकट मत यूज़ करो, नेगेटिविटी से दूर रहो, और जो सोई हुई है उनको मत जगाओ। बिल्कुल। ठीक है, अपना पैशन दिखाने के लिए या थोड़े पैसे कमाने के लिए आप जंगलों में चले जा रहे हो कि आओ आ बैल मुझे मार, फिर उसके बाद वो सच में मारती हो, फिर आपसे सहा नहीं जाता है, तो ये चीज़ गलत है। बिल्कुल। तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के पास जाओ, जो आप नहीं सोचोगे ना उससे 10 गुना ज़्यादा वो देंगे। आपके कर्मास भी अच्छे होंगे, मरने के बाद भी जर्नी आपकी अच्छी होगी। हम यहाँ पे आए ही इसलिए है कि मरने के बाद की जर्नी हमारी अच्छी हो। और जब आपकी डेथ हो ना, और लोगों को पता ना चले कि अरे वो उसकी डेथ हो गई, तो भी आप किसी काम के लिए नहीं हो। बिल्कुल। है ना, इतना नाम कमाओ आप अपने अच्छे कर्मास से कि अगर आप यहाँ पे भी आपकी डेथ हुई ना, तो अगले 2-3 शहरों में आपके नाम की चर्चा हो। तो इस पे वर्क करो आपको हर चीज़ मिलेगा, नेम फेम पैसा सब कुछ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके अच्छे कर्मास पे, क्योंकि लोग अच्छे लोगों को ही याद करते हैं, बुरे लोगों को तो गाली देते हैं और यही कहते हैं मर जा। अभी जो आपने बात की ना, वो जो एक्टर है रवि किशन जी, आपको पता है? हाँ, रवि किशन को जानती नहीं जी। उन्होंने यही बात कही थी अभी 1-2 दिन पहले ही। उन्होंने कोई पॉडकास्ट में सेम बात की थी कि अरे यार पैदा हो गए और ऐसे ही मर गए, कोई पहचानता ही नहीं हो। नहीं, ये मेरा जनरली जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो ये बात मुझे मेरे गुरुजी ने बोली थी, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं आना चाहती थी। मैं जनरली अच्छी खासी पढ़ाई कर रही थी और मैं जन्म से ही नास्तिक थी, पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। मैंने जैसे जो नास्तिक लोग होते हैं, या तो वो सन्यासी। नहीं, मैं दिल से बहुत मानती थी, पर मैं आरती और घंटी बजाने में बिलीव नहीं करती थी। मतलब यहाँ पे भगवान थे, लेकिन दिखावे में नहीं थे, तो मैं दिखावे पे अब भी बिलीव नहीं करती हूँ। अब भी मैं नहीं चाहती हूँ कोई मुझे इस नाम से जाने, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि अगर नाम है तो कुछ अच्छा नाम हो, बराबर है ना। क्योंकि बहुत से लोग कहते थे तांत्रिक, तो मैं हूँ ही नहीं तांत्रिक, है ना। आप साधक हो।
बिल्कुल शादी का हूँ मैं और लाइफ टाइम लोन है, क्योंकि सिद्ध तो मैं बन नहीं सकती शायद। माता की इतनी बड़ी शादी का मैं हूँ ना हूँ नहीं पता, लेकिन एक जन्म कम है उनकी साधना को पूरी करने में, तो शादी का ऐसे ही हूँ मैं, छोटी से ही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच अंकिता जी और अक्षय जी, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और आपके जो भी रियल एक्सपीरियंसेस है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया आपने। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये पॉडकास्ट। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।